टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर है वक्फ कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी। आज संसद में पेश किया जाएगा इस बिल को। थोड़ी देर में संसद में पेश होगा नया वक्फ कानून। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे इस नए बिल को। जो अमेंडमेंट है उसे पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। वक्फ से जुड़े 2 बिल आज संसद में लेकर सरकार आने वाली है। पहले बिल में वक्फ एक्ट जो पहले का है उसे हटाया जाएगा। तो ये कई सारी खबरें हैं और कई सारी खबरों में जो बात प्रमुखता से सामने आ रही है कि जो असीमित अधिकार थे उन असीमित अधिकारों पर कैंची चलने वाली है। सत्यापन होगा, प्रतिनिधित्व तो सबका उचित मिले इस बात का ध्यान रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लेकर आया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 से एक सेक्शन को हटाने की भी तैयारी है। तो वक्फ बदलने वाला है, मनमानी पर रोक लगने वाली है और अब से थोड़ी देर बाद संसद में इस बिल को पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। लेकिन इस बीच इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है विरोध करेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है विरोध करेंगे। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। और चलिए एक और बड़ी खबर है, वक्फ बिल का विरोध करेगी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। बिल लाने से पहले सरकार सभी पक्षों से बात करेगी, ये कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। क्या सरकार ने अपने सहयोगियों से बातचीत की है, यह सवाल भी उन्होंने उठा दिया। यह भी सवाल पूछा प्रियंका चतुर्वेदी ने कि क्या जेडीयू टीडीपी बिल के साथ है क्या। प्रियंका चतुर्वेदी का यह सवाल और वक्फ को लेकर सियासत इस समय चरम पर। अलग अलग पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर कर रही हैं और सवाल यह पूछ रही हैं जो विरोधी पार्टियां हैं कि आखिरकार इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। साथ है प्रियंका जी, आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड की जो अधिकारों की कटौती वाला बिल है वो सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है। देखिए, सरकार ने क्या अपने अलायंस पार्टनर से कैबिनेट कमेटी मीटिंग हुई तो टीडीपी और जेडीयू क्या इसमें शामिल थे और क्या वो इससे सहमत हैं और बिल का जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं क्या वो ऑन बोर्ड हैं। और अगर नहीं है तो सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। कोई भी अमेंडमेंट आप लाते हैं चाहे किसी भी धर्म विशेष हो, आप सबसे स्टेक होल्डर से डिस्कशन करते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सिलेक्ट कमेटी के पास से भेजना चाहिए जहाँ पे सभी लोगों की राय मशवरा होकर एक ऐसा अमेंडमेंट आए जो देश के लिए के हित में हो और सभी धर्मों के हित में हो। प्रियंका जी, सरकार का कहना है कि 70 बार जो है इसको लेकर बैठक की गई है। किसके साथ की है? सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। कौन स्टेक होल्डर्स? आप मुझे 70 में से एक बताइए किसके साथ। उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे मुलाकात। उनका कहना, मैं उनके कहने से आपसे नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कौन से स्टेक होल्डर से की हुई है। जब 70 का आंकड़ा दे रहे 700 का भी आंकड़ा दे सकते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, क्या स्टैंड है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का। लेकिन इस बीच वक्फ एक्ट में बदलाव पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी रुचि वीरा ने उधर से बयान दिया है और कहा है कि वक्फ बिल का विरोध करेंगे, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे। रुचि वीरा ने यह बात कही है। ध्रुवीकरण कर रही है केंद्र सरकार। रुचि वीरा का यह बयान, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं और यह स्टैंड क्लियर किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से भी कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं, इस बदलाव का विरोध करने वाले हैं और ये सब कुछ ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का नतीजा है और इसीलिए बीजेपी इस बिल को लेकर आ रही है। यह भी कहा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से कि जमीन हड़पने की तैयारी में, जमीनों पर बुरी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। तो लगातार अब रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के वक्फ संशोधन बिल को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव मंजूर क्यों नहीं है। सवाल यह है कि अगर सत्यापन की बातचीत है, असीमित अधिकारों में पारदर्शिता कैसे हो, इस बात की व्यवस्था की जा रही है, महिलाओं को वक्फ में लाया जा रहा है, तो आखिरकार इससे दिक्कत क्या है, इससे ध्रुवीकरण कैसे होगा। अगर मुस्लिम समुदाय में भी सबको बराबर प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है तो आखिरकार इससे आपत्ति क्यों। और अगर संशोधन का ही विरोध करना है तो इससे पहले के संशोधन ठीक कैसे थे, ये बात भी सवाल पूछे। सांसद रुचि वीरा जी हमारे साथ। मैम, आज वक्फ संशोधन लेकर आ रही है बिल, सरकार कह रही कि बड़े सारे बदलाव हम करना चाहते हैं, लोगों की जमीन पे कब्जा हो जाता है। पार्टी का क्या रुख है इस पूरे बिल संशोधन बिल को लेकर? देखिए, वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग उसका को अपोज करेंगे। क्या लगता है कि सरकार क्यों इस तरह का बिल लेकर आ रही है? कई तमाम चर्चाएं छिड़ जाती हैं जब सरकार इस तरह के बिल, इससे पहले सीएनआरसी को लेकर इस तरह का बवाल मचा था और अब ये नया वक्फ का कानून। देखिए, ये बार बार पोलराइज करने के लिए इस तरह के संदेश देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। लोग
सब पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों को समझ रहे हैं। पार्टी कई बार लोग कहते हैं कि वक्फ जो है अपने ही गरीब लोगों की ज़मीनों को कब्जा कर लेती है और इस तरह की बहुत शिकायतें मिलती हैं। आपको लगता है कि अगर बिल उस दिशा में जाए तो समर्थन भी किया जा सकता है? नहीं, हमारे जहाँ तक मुझे लगता है हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपोज ही करेगा। अपोज ही करेगा, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन विरोधी करेगा। और ये मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा, जिन्होंने कहा कि सरकार का मकसद साफ है और हम बिल का विरोध करने जा रहे हैं। कमल सनामिल के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो ये अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं वो हमने आपको सुनवाई। और चलिए, मेहमान अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अवधेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, कपिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत प्रेम कुमार जी आपसे कर रहा हूं। और सवाल यह है कि अगर संशोधन की ही बातचीत है, मुस्लिम समुदाय में सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिल जाए, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में लेकर आया जाए, एक पारदर्शिता हो, इसलिए सत्यापन की बात हो, ऐसा नहीं कि जहां पर रुमाल रख दिया वो जमीन अपनी हो गई, तो क्या दिक्कत है इससे? शुक्रिया। देखिए पांडे जी, कुछ बातें जरूर हैं इसमें कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये बातें हमसे सबसे समर्थन लेने के लिए हैं और समर्थन इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। लेकिन जो बात कही जाती कि असीमित अधिकार हैं, वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख दे वो उसकी हो जाएगी, न्यायालय भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, ये सारी बातें झूठ हैं, गलत हैं और नैरेटिव है। तो जिस वक्फ बोर्ड में संशोधन करना है, तो ठीक कहा उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता ने कि स्टेक होल्डर से बातचीत तो होनी चाहिए। यहाँ स्टेक होल्डर्स दो तरह से हैं, एक तो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग होंगे, धार्मिक लोग भी होंगे, और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप में भी इस पर समर्थन लिए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके बजाय आप चाहेंगे कि मनमाने तरीके से हम एक तरफा जो चाहेंगे वो पास कर लेंगे, तो फिर सदन में आइए, विपक्ष भी बताएगा अपनी, अगर आपका बहुमत होगा तो पास हो जाएगा। तो वो बात वहां है। अरे प्रेम कुमार जी, इस भ्रम से तो निकल जाइए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, आप कह रहे हैं कि असीमित अधिकार नहीं है, तो भाई एक बात बता दीजिए कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर ही कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, कह दिया कि हमारा है। 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? क्या ये रुमाल रखने वाली बातचीत नहीं है? ठीक है, हाई कोर्ट पर क्या बता दीजिए कि कोर्ट ही, एक माननीय जज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले सुनवाया भी था, वो कह रहे हैं कि आपका बस चले तो पूरा वक्फ बोर्ड पूरा हिंदुस्तान पर ही कब्जा कर ले। आप कह रहे हैं ये मैसेजिंग है कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने रुमाल रख दिया वो हो गया उनका। अगर मैं बहुत ठेठ भाषा में कहूं तो ये मैसेजिंग गलत है, क्योंकि कहीं रुमाल रख दे उसका नहीं होता है, तो हो रहा है ना, उसकी अदालत समीक्षा करती है। अरे प्रेम कुमार मुझे बताइए, 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का कैसे हो सकता है? बोलने तो दीजिए, मंदिर नहीं होता ना, जमीन होती है ना, मंदिर कैसे हो सकता है? आप यहाँ भी गलत, तो मतलब मंदिर किसी और की जमीन पर बन गई थी? जमीन होती है नहीं, अरे मंदिर किसी और की जमीन पर बन गई थी 1500 साल पहले, और 1500 साल पहले वक्फ बोर्ड था कि उसकी जमीन हो गई? सारा डिबेट यही हो जाएगी। नहीं, तो 1500 साल पहले वक्फ बोर्ड था कि उसकी जमीन हो गई? बात तो समझिए, ये बात तो अदालत तय करेगी ना कि वो, क्योंकि नहीं तो सर पक्ष यहाँ पर आप ले रहे हैं ना प्रेम कुमार जी। नहीं, आप बोलने ही नहीं देंगे तो जैसे आपके पास पता है कि 1500 साल पुराने किसकी जमीन थी, किसकी जमीन पर मंदिर बना था, जैसे आप उसका कागज लेकर बैठे हैं। आपको उत्तर हम देना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। 1500 साल पुराना आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो वक्फ बोर्ड वही जमीन ले सकता है जो जमीन इस्लाम से की मान्यता आस्था रखने वाले लोग की होगी। अब वो नहीं है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं की जमीन अगर ले ली गई तो चैलेंज किया जा सकता है। कपिल जी ये कह रहे थे कि अरे जमीन की बात है, जैसे इन्हें पता है कि जो 1500 साल पुराना मंदिर है वो किसकी जमीन पर बना है, ये प्रेम कुमार जी के पास लग रहा है उसका कागज पहुंच गया। देखिए ऐसा है, गलत तरीके से बोल रहे हैं आप। गलत तरीके से क्या? आपने कहा कि जमीन की बातचीत है, जब मैंने मंदिर को कोट किया तो आप बोल रहे थे कि हाँ ये विवादित है, वक्फ स्टैंड गलत है। आपने कहा कि मंदिर की नहीं जमीन की बातचीत है, जैसे आपको पता है कि वो जमीन किसकी है। तो सर या तो पता है या तो नहीं पता है। नहीं पता है तो आप दावा नहीं करेंगे, और पता है तो फिर बताएंगे किसकी है। देखिए पहली चलिए कपिल जी को सुनिए। अदालत तय करेगी ना, पांडे जी थोड़े तय। हाँ तो प्रेम कुमार जी भी नहीं तय करेंगे ना, आप तय कर रहे थे कि जमीन की बातचीत है। जमीन आपके कहने का मतलब था कि वो किसी मुसलमान की है या वक्फ बोर्ड की है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप क्यों तय कर रहे हैं, या वक्फ बोर्ड क्यों तय करेगा, यही व्यवस्था हो रही है। चलिए रुक जाइए कपिल जी। देखिए ऐसा है
कि लैंड रिलेशंस, जो भूमिगत संबंध हैं और जो भूमिगत अधिकार हैं, इन लोगों पे तो इनमें से किसी ने कभी रिसर्च की नहीं है, ना पढ़ा है किताबों को। जितना भी ये काल है इस समय का, आप ये देखिए कि मुगल काल के अंदर जो मनसबदार होते थे या जो ताल्लुकदार होते थे अवध वगैरह के अंदर, इनका किसी का मलकियाना हक नहीं था जमीन के ऊपर। इनको सिर्फ एक पट्टा दिया जाता था और उस पट्टे में लिखा जाता था कि रियाया राजी रखना। ये जमीनी अधिकारों को अंग्रेजों ने 1857 के बाद में अपने वफादार क्रिएट करने के लिए इन लैंड सेटलमेंट्स को एक एक करके उन्होंने बदला। पूरे सामाजिक जो संबंध थे, जो जजमानी व्यवस्था होती थी गांव के अंदर, जो भाईचारा होता था, उनको खत्म किया। और उसके बाद में अब ये चीजें बन गई। अब मैं देखिए कटाक्ष पे नहीं जाना चाहता, अलग अलग समय पे अब ये कहेंगे इस हिसाब से तो फिर दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, आखिरी मुगल राजा, और सारी जमीनें बादशाह की होती थी। तो फिर ये कह दे कि भाई बादशाह जफर के जो वारिस हैं उनको दिल्ली का सम्राट फिर से बादशाह बना दिया जाए और सारी जमीनें उनको दे दी जाए दिल्ली की। मतलब ये तर्क नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा कि देखिए वक्फ बोर्ड बना था गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी उसके लिए। वो तो अभी भी गरीब है। मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये वक्फ बोर्ड जो पसंदा मुसलमान है जरा एक लिस्ट बना करके दे दे कि इन्होंने उसका गरीबों का कितना फायदा किया, या जो शिया मुसलमान है उनका कितना फायदा किया, या जो सुन्नी मुसलमान है उनका कितना फायदा किया। जरा वक्फ बोर्ड दे तो ये डाटा इस चीज पर निकाल के। और एक चीज और याद रखिए, तमिलनाडु वगैरह में जहां पे ये टैक्स है मंदिरों की आमदनी वगैरह के ऊपर सरकार की तरफ से, वो सारी आमदनी सरकारी खजाने में जाती है। और फिर सरकार जिस तरीके से उसे खर्च करती है, तो इसलिए खर्च नहीं होती कि केवल हिंदुओं पे खर्च होगी, वो सब धर्मों के सारे उन कार्यों के अंदर खर्च होती है। तो मैं इस समझ में नहीं आता कि जब ये लोग इंसानियत की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो भाई मेरे एक बार जरा बता तो दो, ये आप ही की अगर वक्फ के अंदर खामियां नहीं है तो आप ही ने रामपुर के अंदर देखा कि किस तरीके से कहा उन्होंने कि कब्रिस्तान की जमीनें तक हथिया ली गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या वक्फ बोर्ड ये चाहेगा कि उन जमीनों के ऊपर माल बने? कल को कोई कैसीनो भी बनवा देगा वहां पे। ठीक है। क्या ये चीज है? आप अपने गरीब मुसलमान के लिए अगर कोई फायदे की चीज है, सरकार ये तो नहीं कह रही कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था अखिलेश ये कह रहे थे कि सरकार ये वायदा करे कि वक्फ की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भैया बिल अभी आया नहीं है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वक्फ की जमीनें बेची जाएंगी, उसमें कहीं ये नहीं है कि वक्फ की जमीनें छीनी जाएंगी। तो बिना नहीं तो बोलना उनकी मजबूरी है ना कपिल जी, वरना ये जो पॉलिटिक्स है पोलराइजेशन वाले। मैं एक और सुझाव देता हूं, 5 जने 10 जने मुस्लिम समुदाय के युवा और बुजुर्ग खुद बैठ करके उस बिल को देख लें, ठीक, और उसके ऊपर वो अपना निर्णय लें। मैं पूछ लेता हूं, इन राजनीतिज्ञों के हाथ में मत छोड़िए। मैं मुमताज भाई से पूछता हूं, आप ये देखिए कि आपके समुदाय के लिए ये बिल फायदेमंद है या नहीं है। अब मुमताज आलम रिजवी जो बात कह रहे हैं कपिल जी, आपने भी इतने दिनों में अखबार पढ़ा होगा, तमाम टीवी चैनलों को देखा होगा। फौरी तौर पर 3-4 जो बड़े बदलाव हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 बात है, जो मुस्लिम समाज में अलग अलग समुदाय हैं, मसलन शिया, सुन्नी, बोहरा, पसमानदा, जो बात जिक्र कर रहे हैं कपिल जी, उनको प्रतिनिधित्व देने की बातचीत है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लाने की बातचीत है। बुर्के वाली पीएम चाहिए, लेकिन महिलाओं को वक्फ बोर्ड से दूर रखेंगे, महिलाओं को पर्सनल लॉ के मामले तय करने से दूर रखेंगे। नहीं, ये तो नंबर नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, महिला शामिल होती है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ तो ठीक है, अगर शामिल होती है तो इस पर भी विरोध नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए सर, वक्फ बोर्ड की रुमाल रखने वाली जो टेंडेंसी है या फिर जो एक परिपाटी है, उस पर लगाम लग जाएगी। क्योंकि कहेंगे कि ये जमीन, या मान लीजिए कल को कोई कह दे कि फलाने की जमीन हमारी है, तो भाई पहले सत्यापित करिए, उसके बाद आपको कब्जा मिलेगा। इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले राकेश भाई मैं ये बता दूं कि कभी भी वक्फ बोर्ड आजाद नहीं रहा है, हमेशा इस पर सरकार की नकेल रही है। सरकार के पसंद के मेंबर आते रहे हैं, सरकार के पसंद के यहाँ बोर्ड का चेयरमैन आता रहा है। नहीं मुमताज भाई, सरकार की पसंद के मेंबर्स आते रहे, चेयरमैन आते रहे, मेरा सवाल ये नहीं है।
मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि चेंजेस में क्या दिक्कत है, मुझे ये जानना है। उस पर बात बाद में कर लूंगा अगर आप चाहेंगे तो। पहले चेंजेस में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं चेंजेस में क्या दिक्कत है, पहले बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। अभी आपने हमारे जो मौर्रिख हैं उनको आपने सुना, कपिल जी को। नहीं, मैं आपको भी सुनूंगा। तरीके से मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे पूरा सुनूंगा, बस मुझे चेंजेस में क्या दिक्कत है वो बता दीजिए। मैं उस पर ही बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड, जैसा कि बहुत अच्छा सवाल उठाया कि कौम को फायदा क्या पहुंचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि सरकार के शिकंजे में हमेशा बोर्ड रहा है, आजाद नहीं रहा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि चेंजेस में, देखिए सरकार की नीयत पे सवाल है, क्योंकि जो भी कदम ये सरकार उठा रही है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि मुसलमानों के खिलाफ होता है। तो कैसे खिलाफ है? एजुकेशन, एक मिनट। अरे नहीं, ये नीयत पर जो आप बातचीत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर जो 3-4 बदलाव मैंने आपको बताया, यही बदलाव आ गए एक्चुअल बिल में और जानकारी है कि आएंगे, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? नियत वाली बात छोड़ दीजिए, आप किसी के पीछे बैठे हुए हैं। दिक्कत यह है कि इसमें कहा गया है कि वक्फ के रूप में जो भी सरकारी जो इमारतें हैं, सरकारी लैंड है, अगर वो चिन्हित कर दी गई तो वो वक्फ नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? तो क्यों सरकारी जमीन चाहते हैं मुमताज आलम रिजवी? जहां पे क्यों सरकारी जमीन चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट की जमीन वक्फ की हो जाए? लेकिन हाईकोर्ट ना चले, कोर्ट ना चले, सिर्फ आपका वक्फ का ट्रिब्यूनल चले। ग्रुप प्रबंधक कमेटी की तरह हमारा सिस्टम कीजिए ना। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं भाई। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, अगर कोई सरकारी जमीन पर वक्फ ने दावा कर रखा है तो सरकार क्यों ना कहे कि यह सरकारी जमीन है, वक्फ की नहीं है? कर रखा है। नहीं, फैक्ट क्यों चिन्हित नहीं किया जाए? क्यों आप सरकारी सिस्टम में घुसना चाहते हैं? चिन्हित नहीं, सिस्टम नहीं, ऐसा है। देखिए ऐसा है, बात समझिए पहले। ये सरकार उल्टा बोल रही है। अरे उल्टा मतलब? वक्फ जमीनों पे कब्जा किए हुए लोग, लेकिन सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। हाँ ठीक है, तो क्या गलत है? जिस तरीके से नहीं, वो माननीय जज का आपने बयान नहीं सुना क्या? लैंड जहाज एक नारा दिया साहब, मुमताज आलम रिजवी, वो माननीय जज का बयान आपने नहीं सुना? ये सिर्फ अदालत के अंदर नहीं, अदालत के अंदर बहस हो रही जा रही है। और आप देखिए ना, ये कितनी आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड को बड़ी पावर है। अगर बड़ी पावर होती तो 1 2 3 123। अच्छा एक बात चलिए, अच्छा रुकिए, अवधेश जी के पास जाता हूं, एक टिप्पणी उनकी भी हो जाए, कुछ अपडेट्स हैं वो भी बताने। लेकिन अवधेश जी, उससे पहले मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब वक्फ बोर्ड नहीं था तब मुस्लिम अधिकारों की रक्षा इस देश में नहीं हो रही थी। उसके तब बात, इससे पहले जो 2 संशोधन हुए वो संशोधन ठीक थे। आज संशोधन हो रहा है तो बुरा हो गया, और आज संशोधन हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो पहले वाला संशोधन क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? नहीं, समस्या तो यही है ना कि आखिर इस देश में इतने समय से मुसलमान है। अंग्रेजों ने पहले वक्फ के बारे में कानून बनाया और उसके बाद जब सरकार आई तो 1954 में बनाया। और वो भी सुनिए, 54 में कानून बना, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल या उसकी कोई संरचना नहीं बनी। 64 में आके बनी, जब कांग्रेस एक क्राइसिस में थी। 62 की युद्ध जो है, देश हार गया था, देश भर में कुछ विपक्षी पार्टियां खड़ी हो रही थी, एक राष्ट्रीयता का एक भाव पैदा हुआ था, तो फिर उसके समय आया है। दूसरा तो संशोधन तब हुआ 1995 में, जब बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया, अर्जुन सिंह ने विद्रोह करके पार्टी बनाई, नरसिंहा राव पर आरोप लगा था कि एंटी मुस्लिम है, तो उन्होंने अतिवाद कर दिया। और तीसरा तब हुआ जब 2013 में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति थी, राज्यों के चुनाव सरकार हार रही थी यूपीए, तो उसने फिर उसको ज्यादा सशक्त कर दिया। तो वक्फ कानून जो है, इसके पीछे कोई मोरलिटी, कोई मुसलमानों की भलाई, बेनोवलेंट भाव था ही नहीं। अंग्रेजों ने अपने उद्देश्य से लाया, कांग्रेस ने अपने उद्देश्य से लाया और नेताओं ने अपने संशोधन से किया। और मुमताज भाई सही बोल रहे हैं, ला रही, इसका मतलब तो यही हुआ। अब नहीं, बीजेपी अपने उद्देश्य से ला रही फिर। अरे भाई सुनिए ना, अभी कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई बीजेपी भी ला रही होगी। अरे भाई सुनिए, तो उद्देश्य से ला रहे हैं, बीच में हस्तक्षेप सीधा कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट अवधेश जी। अरे मुमताज भाई सुनिए, आप कह रहे हैं बीजेपी अपने उद्देश्य से ला रही है, तो क्या आप उसी तरह ये भी कहेंगे कि कांग्रेस ने जो संशोधन किए थे अपने उद्देश्य से किए थे? नहीं, बीच में तक सुनिए, उन्हीं की बात तो कह रहा हूं, करेंगे। एक मिनट, आप भी बोल रहे हैं तो कोई उद्देश्य है और मुस्लिम को इस तरीके से आप सब नहीं मुमताज भाई एक बात बता दीजिए ना, जितनी साफ गोई से, अरे सुनिए सर, अवधेश जी एक मिनट, जितनी साफ गोई से मुमताज भाई आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एक उद्देश्य, नियत उसकी खोट है,
तो आप कहेंगे कि कांग्रेस का भी एक उद्देश्य था जो पहले के संशोधन हुए। एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछ लूंगा और एक सवाल कपिल जी का भी ऐड कर देता हूं। मुमताज भाई जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि शक का जो इलाज है वो तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज के आने से पहले जो है अगर शक शुरू हो जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, मुझे एक बात बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है, मुझे बताइए 3 तलाक को लाने में बीजेपी का क्या फायदा था? किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का, किसी उनके लीडर का, किसी उनके सपोर्टर का 3 तलाक का कानून लाने? चलिए, एक दोनों सवाल पर रिप्लाई कर दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना है। देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या फायदा, मैं पहले कह रहा हूं कि अगर वाकई नीयत सरकार की अच्छी थी और उस पर शक न किया जाए तो सरकार जो है तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनसे संपर्क करती, उनसे बात करती और बातचीत करने के बाद जो सही होता वो फैसला लेती, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। मुमताज जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। एक मिनट सुनिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। एक मिनट, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं है। नहीं, स्टेक होल्डर नहीं है। आपसे बात की जा सकती है, लेकिन जिसने इस पर राजनीति करनी है तो बुला करके बात करनी चाहिए थी ना कपिल जी, बुला करके। और अरे भाई, तो अभी कौन सा बिल पास हो गया है? आपकी डिमांड आई है, सेनेट कमेटी में बिल जा सकता है, बातचीत हो सकती है, दरवाजे किसने बंद किए? आप इतिहास, देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि दरवाजे किसने बंद किए हैं? एक मिनट, अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अपोजिशन अगर सवाल उठाता है, अच्छा ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रुक कर लेता हूं। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद ने हमला बोला है। सांसद है राजीव राय, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और जो बात मुमताज आलम रिजवी कह रहे थे सरकार की नीयत में खोट है, और फिर वही बात है कि भाई शक का इलाज क्या है। सांसद राजीव राय का ये बयान है और कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राजीव राय ने यह बात कही है, फिर सवाल वही उठता है कि इससे पहले संशोधन हुए थे तो क्या वो भी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हुए थे? और उन्हीं पार्टी ने किए थे जो पार्टी इस समय उनके साथ गठबंधन में है और तब वो पार्टी सत्ता में हुआ करती थी। तो राजीव राय का ये बयान है। फिलहाल आज वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल पेश होना है और उस संशोधन बिल पर सियासत इस समय हो रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि सब कुछ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा राजीव राय। लोकसभा में सरकार आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। राजीव राय जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, एक बार फिर जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रही है सरकार की नीयत में खोट है। सरकार पिछले लोकसभा चुनाव में हारी है, आने वाले चुनाव में हारने वाली है, इसलिए लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए, उन मुद्दों से भटकाने के लिए जिन मुद्दों को विपक्ष रोज सदन में उठाता है और ये गूंगी बहरी सरकार न सुनती है, न देखती है, न बोलती है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। सर, इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी बोर्ड में जगह दी जाएगी, महिलाओं को जगह दी जाएगी, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होगा वेरीफाई करने का। हम तो उसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है ना। सब कुछ आप थानेदार का, कलेक्टर के हाथ में दे देना चाहते हो। उसका दुष्परिणाम ये है कि आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, आपके विधायकों मंत्रियों को कोई अधिकारी भाव नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में जब सब कुछ अधिकार आप एक कलेक्टर के, एक थानेदार के हाथ में दे देंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी, मजबूती से विरोध करेगी। स्टैंड क्लियर कर रही है आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बिल का विरोध करेगी राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी से राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उन्होंने कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अब वक्फ में संशोधन हो रहा है, सबको बराबर प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, कोई मिसयूज ना हो अधिकारों का, इससे माइनॉरिटीज पर अत्याचार कैसे हो गया ये मीसा भारती शायद बता पाए, लेकिन उन्होंने बस ये कह दिया है कि देश में माइनॉरिटीज पर ये बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, इस बिल का विरोध करेंगे। तो एक और पार्टी जिसने विरोध करने का ऐलान कर दिया, यानी पूरा विपक्षी कुनबा अब इस वक्त संशोधन बिल के विरोध में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, समाजवादी पार्टी ने विरोध करने का ऐलान किया है, कांग्रेस ने विरोध करने का ऐलान किया है और अब ये देखिए आरजेडी ने भी विरोध करने का ऐलान कर दिया है। और ये सभी वो पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं कि मुस्लिम तो उन्हीं का वोट पाएंगे। क्लियर है, हम लोग इसका विरोध करेंगे वक्फ का जो सरकार ला रही है, लेकिन उसमें देखने की चीज़ ये होगी कि जो सरकार कह रही है कि इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, जिस तरह की बात कही जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए,
तो देखना होगा कि सरकार जो कह रही है क्या सही बिल में है या नहीं है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए था जो इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए था कि बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, किसानों की आय। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि संसद के बाहर हमारे जितने भी इंडिया अलायंस के जो एमपीज हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। तो देखते हैं सरकार जो कहती है क्या सचमुच में ऐसा उस बिल में है या नहीं जो कह रही है। तो एक बड़ा जाना पहचानी लाइन है कि अगर कोई भी बिल आ रहा है, इस तरीके से बातचीत हो रही है तो कह दिया जाए कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार है। ये लाइन आपको 3 तलाक कानून तक पर भी सुनाई दे गई थी, ये बातचीत आपको वक्फ संशोधन बिल पर भी सुनाई दे रही है। राकेश भाई, हाँ, अभी कपिल जी जो कह रहे थे, देखिए बात शक क्यों होता है। आप देखिए 72 लोगों की कैबिनेट बनती है, मिनिस्टर बनाए जाते हैं, एक भी मुस्लिम उसमें शामिल नहीं किया जाता। शक इसलिए होता है जब भी चुनाव आता है किसी मुस्लिम को, बीजेपी में इतने बड़े बड़े लीडर हैं, धुरंधर लीडर हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता, तब शक होता है। जब मौलाना आजाद एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन को जब ताला लगा दिया जाता है तब शक होता है। अब मुझे एक बात बताइए, नहीं ठीक है, अब इस पर मुझे एक बात बताइए, तब आपका शक कहाँ गया था जब, सुनिए ना, सुनिए, इसलिए शक होता है। अरे सुनिए मुमताज आलम रिजवी, तब आपका ये शक वाला ये पैरामीटर या पता नहीं कौन से लेंस से आप चेक करते हैं, तब ये कहां गया था आपका लेंस जब एपीजे कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया था इसी पार्टी की सरकार ने? तो सबने स्वागत किया था इसी पार्टी ने। तो मत कहिए ना सर शक की बात, जब आपको अच्छा लगे तब ठीक है, जब बुरा लगे तब गलत है। मैं एक वाक्य सुना देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं वाक्य सुना देता हूँ जनाब, मैं आपको वाक्य सुना देता हूँ। सरकार सुनिए, इसीलिए उनकी तारीफ हो रही, लेकिन ये सरकार जो कर रही है क्या इस तरीके से, इसी सरकार में शाहनवाज हुसैन मंत्री रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रहे, तो अपने हिसाब से परिभाषा मत तय किया करिए। कपिल जी आपकी एक बात, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक वाक्य आपको सुना दूं। 10 साल की सरकार में अब क्यों आ रहा है? मुमताज भाई एक वाकया सुना दूं मैं आपको। मैंने लाल किले के अंदर 4 म्यूजियम बनाए थे, एक उनमें 1857 का भी था, एक आजादी के दीवाने था, एक आईएनए पे था और एक जलियांवाला बाग पे था। सवेरे 7 बजे मुझको एक दिन एक फोन आया पटना से, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं? मैं कहा जी बोल रहा हूं, आपका शुक्रिया करने को फोन किया है। मैंने कहा साहब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप शुक्रिया कर रहे हैं? कि साहब आपने मेरे वालिद को जो है लाल किले में बिठा दिया है, नहीं हमें कौन पूछता है। तो पता लगा उनके वालिद जो हैं उनको अंग्रेजों ने अंडमान की सजा दी थी और अंडमान के अंदर उनकी मौत हो गई थी, क्रांतिकारी थे, और हमने उनका वो लगाया था, एक चित्र भी बनवाया था, नाम भी रखा था। तो मैंने कहा देखिए, फिर बोले कि क्या आपने ये इसी सरकार के दौरान किया है? मैंने कहा जी हाँ, 1918 से बनाना शुरू किया था म्यूजियम मैंने, 1919 में पूरा हुआ। जल्दी अपनी बात पूरी करिए। तो इसलिए तो बोले आप, फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार को करती है? मैं साहब मुझको तो सरकार से कोई आदेश नहीं था कि मुसलमान क्रांतिकारी को नहीं दिखाना है और सिर्फ हिंदू क्रांतिकारी को दिखाना है। जो देश की आजादी की लड़ाई में आगे बढ़कर बातचीत है। पिछले आधे घंटे में मुमताज आलम रिजवी एक लाइन नहीं बता पाए। सुनिए सर, मुमताज भाई सुनिए, वक्त नहीं है, एक बड़ी खबर उधर रुक करना है, लेकिन पिछले आधे घंटे में या फिर मैं पिछले 2-3 दिन से ये डिबेट कर रहा हूं, एक मुस्लिम पैनलिस्ट या फिर वो पार्टियां जो विरोध कर रही हैं एक प्रावधान नहीं बता पाई कि ये मुस्लिमों का अगेंस्ट है। सिर्फ एक लाइन रटे जा रही है, ये माइनॉरिटीज पर अत्याचार है, ठीक है, नियत में खोट है, शक हो रहा है, ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। अरे प्रावधान तो बताइए कि क्या एंटी मुस्लिम है इसमें, संशोधन में ये तो बताते, फिर उस पर बातचीत होती। चलिए आप सबका बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, थोड़ी देर में ये बिल पेश होगा, बहुत सारे प्रावधान अब सार्वजनिक तौर पर सामने भी आ जाएंगे।